हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 की कंप्लीट बैक एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों से इस चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है, चाहे वो इन टेक्स्ट वीडियो है या कोई भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Ethane with the molecular formula C2H6 has 6 covalent bonds, 7, 8 या फिर 9। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ना इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर दो। यानी कि अगर मान लो n नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें से -1 कर दो तो इतनी उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, इतनी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब आपको पेपर में जरूरी है कि आपको ये याद ही रहेगा? नहीं याद रहेगा। इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बच्चों को नहीं याद रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, C2H6 का फॉर्मूला बना के देख लो, कंपाउंड बना लो। C2 ये रहा, 2 कार्बन है और आप देख सकते होगे 2H6 है। H6 का मतलब क्या हुआ कि 2 का डबल किया हमने और +2 किया है, तो CnH2n+2 बन रहा है ना। फॉर्मूला डी किसका होता है? एल्केन्स का होता है। यानी कि सिंगल बॉन्ड आएगी ना दोनों कार्बन के बीच में, और इसके पास अब एक यूज हो चुकी है वैलेंसी, बाकी 3 बची है। इसकी भी एक यूज हो चुकी है, बाकी 3 बची हैं। बाकी सब पे क्या लग जाएगा? H H H H एंड H लग गया। C2H हो गए 6। अब इसके लिए कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लो। ये सारी की सारी कोवलेंट है क्योंकि शेयरिंग से बनी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ गई। तो ये हो गया आपका 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो देखो 2 + 6 8 है, 8 - 1 तो ये होती है, इतनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, तो अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो हम कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। तो याद करिए कि ब्यूटेनॉन हमें कैसे लर्न कर रखे थे। ब्यूट मतलब कि 4, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, ऑन किसका सफिक्स था? कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सफिक्स था जो लास्ट में लगता था? कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो लास्ट में लगता है ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लास्ट में लगता है अल लगता है। कीटोन ऑन के लास्ट में क्या लगता है? ऑन लगता है। और अल्कोहल के लास्ट में क्या लगता है? ऑल। तो यानी कि सफिक्स ऑन किसका हुआ? ये कीटोन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो स्ट्रक्चर भी एक बार देख लो। ब्यूटेनॉन, ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन, एन मतलब कि सभी कार्बन्स के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ऑन का मतलब कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है कि साइड में जो एंड्स कार्बन होते हैं ना, उनके ऊपर डबल बॉन्ड ओ नहीं लगता, बीच में से किसी के ऊपर भी आप डबल बॉन्ड ओ लगा दो, चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो। तो मैं इस पे डबल बॉन्ड ओ लगा देती हूँ। अब देखो इसके पास कितनी रह गई? एक यूज हो चुकी है, 3 वैलेंसी रहती है तो H3 हो गया। इसकी 2 3 4 चारों के चारों कंप्लीट है। इसकी 2 कंप्लीट है, 2 रहती है तो H2 आ गया। इसकी 1 कंप्लीट है तो 3 रहती है, तो ये बन गया ब्यूटेनॉन। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड इट मीन्स दैट। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमने ये जो क्वेश्चन था ये हमने पढ़ा था जब हम कर रहे थे एडिशनल रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था? उसमें ये था कि जब कभी भी एक टाइप के होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और एक होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड क्या होता है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल है तो दैट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि जब कभी भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न होते हैं, जलाते हैं उनको हम, तो क्या होता है? वो देते हैं आपको ब्लू फ्लेम देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न हो रहे होते हैं तो वो येलो फ्लेम देते हैं। ऐसा रीजन क्यों था? क्योंकि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न होती है तो ऑक्सीजन के साथ इजीली वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। जबकि इनके पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है क्योंकि इनकी बॉन्ड्स क्या होती हैं? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है, उनको इतनी जल्दी नहीं ब्रेक हो पाती हैं और ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी इसमें ब्लू फ्लेम होती थी, इसमें येलो फ्लेम होती थी। ऑल्सो इनकम्प्लीट
जब सप्लाई होती है ऑक्सीजन की तब भी येलो फ्लेम आती है, और अगर कंप्लीट अच्छे से सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की देन क्या आती है, ब्लू फ्लेम आती है। तो जब कभी भी हम गैस जलाते हैं तो क्या होता है, ब्लू फ्लेम दिखाई दे रही होती है, दैट मीन्स कि उसके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जा रही है। जब कभी भी उसमें येलो फ्लेम भी कभी कभी हमें दिखाई देती है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारी गैस है उसके जो वो जो ऊपर स्टॉप होता है उसका जो होल्स हैं वो कहीं ना कहीं डस्ट से कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके हैं। अगर ब्लॉक हो चुके हैं तो बाहर की ऑक्सीजन एंटर नहीं होगी, दैट वाई वो क्या येलो फ्लेम देती है। और अगर वो येलो फ्लेम दे रही है उसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जो वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके जो बॉटम सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक होने लग जाता है। अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे, फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली। भाई फूड का तो कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर, फूड तो वेसल के अंदर है, फूड का कोई सीन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या आता है, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। यस डेफिनेटली, फ्यूल का मतलब क्या है कि अंदर की जो गैस है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं बर्न हो पा रही है, क्योंकि उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं अच्छे से ऑक्सीजन मिल पा रही है, क्योंकि जो उसके होल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रखे हैं डस्ट की वजह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। थर्ड देखो, फ्यूल इज वेट, नहीं वेट वाला सीन भी नहीं है, फ्यूल वेट होगा तो चलेगा ही नहीं। फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, अगर बर्न कंप्लीट हो रहा होता तो भाई ब्लू फ्लेम दे रहा होता, और ब्लू फ्लेम में जो बर्तन होते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए करते हैं फोर्थ। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो CH3Cl के अंदर किस तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि C है, C रहा, ठीक है, इसके पास क्या होती हैं, 4 वैलेंसी होती है, 4 कोवलेंट। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बताया था। तो इसके पास 4 के साथ अटैच होने की टेंडेंसी होती है। CH3 तो 3 जगह पर H लगा दो और एक जगह पर क्या लगा दो, Cl लगा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक चाहिए। ठीक है, अब कार्बन ने अपने चारों तरफ बिखेर रखे हैं, तो अगर इसको 7 है, एक चाहिए, तो एक इससे क्या कर लेगा, वो शेयर कर लेगा। बाकी H बच गए, तो H होते हैं 3 ना, तो 3 यहाँ पे, इसके आउटर मोस्ट में भी एक होता है, इसके आउटर मोस्ट में एक, इसके आउटर, जो हाइड्रोजन होता है वो तो अपने डबलेट कंप्लीट करता है, तो इसने अपने डबलेट कंप्लीट कर लिया। कार्बन ने क्या कंप्लीट कर लिया, 4 इसके पास थे और 4 इसने आसपास से शेयर कर लिए, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कहने के बाद क्या है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुई है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर किया और क्लोरीन से एक करा, और जबकि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 थे, उसने एक कार्बन से कर लिया शेयर। इस तरीके से इसकी कोवलेंट बॉन्ड बन गई। तो इसी को ही पूरे एक्सप्लेनेशन को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे CH3Cl, जिसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। ये एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम से बनी हुई है। एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सेंट्रल एटम होता है कार्बन का, वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। 1 इलेक्ट्रॉन हर 3 से, तीनों हाइड्रोजन से करता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ करता है, और क्या बना लेता है, CH3Cl, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड, H2S, प्रोपेनॉन एंड F2। तो मैंने आप लोगों को वैसे ही एक्सप्लेन कर रखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजी वे में कि किस तरीके से बनाते हैं हम, तो वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड, हम इसका पहले तो बनाएंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर और उसके बाद हम बनाएंगे इसका डॉट स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले इथेनोइक, इथ मतलब कि 2 कार्बन, ओइक मतलब कि यहाँ लास्ट में लगा हुआ डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या लगा हुआ है, OH, और यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है ना, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो ये हो गया CH3COOH। ओके, अब इसका हमें क्या बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसका डॉट स्ट्रक्चर वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करते हैं, बॉन्ड हटा देते हैं और क्या बना देते हैं, वहां पे हम उसका डबलेट बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे C बॉन्ड हटाई, 2 H लगा दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ऐसे बना दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, 3 यहाँ हाइड्रोजन थे, तीनों ने अपना एक एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। अब इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, इस कार्बन ने क्या किया है,
अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे इस ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो उसने क्या किया, 2 अपने यहाँ रखे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, सो दैट ये 2 इससे शेयर कर सके। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, हम यहाँ पे OH एक साथ नहीं लिख सकते, इसको भी हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ O, अब O के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, बाकी कितने बच गए, 4, वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ एक रह गई है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, अब OH को भी हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया कि O के पास जो थे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 2 3 4, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो अब देखो जरा, हाइड्रोजन डबलेट डबलेट, इसका भी डबलेट, इसका भी डबलेट। ऑक्सीजन का देखो, यहाँ से 6 इसके पास थे, 2 इसने कार्बन के साथ शेयर किए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके पास 6 थे, एक इसने हाइड्रोजन से शेयर किया, एक इसने इस कार्बन से शेयर किया, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब क्या बन गया, क्या बच गया आपके पास, कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो 4 इसके पास से, 4 इसने आसपास से शेयर कर लिए, तो इसका हो गया आपका ऑक्टेट। इसको देखो, 4 इसके पास थे, 1 2 3 4, 2 ऊपर से शेयर किए, एक पीछे से और एक आगे से शेयर किया, तो इसका भी हो गया ये ऑक्टेट कंप्लीट। तो मुझे आपको ये समझाना था कि हम बाकी सब में तो ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी कि हम बॉन्ड हटा देते हैं, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको जरूर एक्सप्लेन करना था कि जब कभी भी हम ऐसे डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो उसके हमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, और OH को हम खाली OH नहीं लिख सकते, इसको भी हमें ओपन करके ही बताना पड़ेगा कि ये O से अटैच है और O जो है वो H से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये था इथेनोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज H2S की। ठीक है, तो बी पार्ट है H2S। तो H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड क्या हो गया, S के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर जो होता है वो 16th नंबर पे होता है, यानी कि 2 8 6, तो आउटर मोस्ट में होगा 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे रखेगा, और H क्या हो जाएगा, एक H इधर और एक H इधर अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा, इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट, और इसके पास 6 हैं तो 2 इससे शेयर कर लिए, ये हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं हम। सी पार्ट में है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो अब प्रोपेनॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोपेनॉन के लिए हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इजी रह जाता है। ठीक है, तो प्रोप मतलब कि 3 कार्बन, एन मतलब कि तीनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब ओन मैंने अभी आपको बताया था केटोनिक ग्रुप होता है। केटोनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एंड वाले कार्बन्स में डबल बॉन्ड ओ नहीं लगता, जो बीच में होते हैं कार्बन उनके ऊपर डबल बॉन्ड लगता है। लग गया डबल बॉन्ड। अब इसके कितने बच गए, 3, इसके भी 3 बन गई हैं, तो ये बन गया H, ये बन गया आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। अब इसी को देख के हमने क्या बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम मैंने आपको ट्रिक समझा रखी कैसे बनाते हैं कि ये कार्बन इधर H इधर H, तो बॉन्ड्स हटा दो और क्या लगा दो, यहाँ पे डॉट लगा दो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन की बात आ गई, तो यहाँ पे 2 इधर जाएंगे, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो 2 इधर देगा, 2 इधर और 2 इधर रखेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से समझे तो हमने क्या किया, इस कार्बन के चारों तरफ फैला दिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब इसने क्या किया, एक इधर 2 ऊपर दे दिए, क्योंकि 2 उसके ऊपर क्या थी, ऑक्सीजन पड़ी हुई थी, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। इस वाले कार्बन ने भी चारों तरफ अपने चारों इलेक्ट्रॉन फैला दिए। अब क्या करना है हमने, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट, इसका डबलेट, ऐसे यहाँ पे डबलेट डबलेट और डबलेट। और अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, 6 इसके पास है, 2 इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बच गया आपके पास कार्बन, तो 4 इसके थे, 4 इसने आसपास से शेयर कर लिए, तो इसका भी बन गया ऑक्टेट। इसने क्या किया, 2 इधर 2 ऊपर दिए थे, तो इसने 2 ऊपर से शेयर किए, एक आगे से और एक पीछे से, तो इसके भी बन गया ऑक्टेट। इसके भी चारों तरफ फैल रखे थे, इसने इस तरीके से ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं F2 की। ठीक है, F2 क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी इसकी, 2
7। तो आउटर मोस्ट में से कितने पड़े हुए हैं? 7 पड़े हुए हैं। तो एक फ्लोरीन इसके आउटर मोस्ट में 7 पड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको एक और चाहिए, तो एक और फ्लोरीन के साथ अटैच होगा। इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसने क्या किया, 7 इसके पास थे, 8वां इसने दूसरे वाले फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। इसके पास भी 7 थे और 8वां इसने इसके साथ शेयर कर लिया। तो क्या बन गया? F बॉन्ड F। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। तो ये जो क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज का, ये मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर रखा है जब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो एक बार मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी सीरीज है, जैसे कि मैं सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि एल्केन्स जो हैं, ये एग्जांपल है होमोलोगस का। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट देखती हूँ तो यह होता है मीथेन, फिर आता है इथेन, फिर आता है प्रोपेन। यानी कि अगर मैं इसमें अगर फॉर्मूला लिखती हूँ तो ये क्या आता है, CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है इसका जनरल। तो अगर मैं इसमें देखूं, इसका और इसका डिफरेंस देखूं, तो कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। इसमें देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का। यानी कि जब कभी भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस किसी के अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन्स बोला, ऐसे ही एल्कीन्स के अंदर भी और ऐसे ही एल्काइंस के अंदर भी, सबके अंदर क्या होता है, CH2 का डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर मैं कोई भी सीरीज लिखती हूँ इसकी, जैसे कि C2H4, C3H6, C4H8, तो आप देख सकते हो कि सब में क्या है, CC1 का और H का कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही एल्काइंस में अगर हम लिखते हैं तो C2H2 होता है इथाइन, ये होता है प्रोपाइन, ठीक है, फिर आता है ब्यूटाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज होती हैं, जिनके अंदर किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। वन मोर थिंग, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकती कि एक यहाँ से ले लिया और एक मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा ढूंढ लिया जिसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। नो, इसका क्या मतलब हुआ कि सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक लिया मिथेनॉल, फिर जो दूसरा है वो मान लो C2H5 इथेनॉल हो गया। तो ये तो जो है ना, ये दोनों के दोनों मैं कह सकती हूँ होमोलोगस में है, क्योंकि अभी भी देख सकते हो कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो किस में है, 1 C का और 2 H का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों कौन सा लगा हुआ ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ अल्कोहल लगाओ और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ, तब मैं नहीं कहूंगी कि वो होमोलोगस में है। तो यानी कि इट मस्ट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसके अंदर क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और हर मेंबर जो होता है वो किससे डिफर करता है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है। जैसे कि मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस, तो उसे हम ये बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एल्केन्स is a separate example of homologous series. Alkenes is a separate example of homologous. Similarly, alkynes एक अलग example है homologous का। जैसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं alkenes को लेकर कि alkenes का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हर मेंबर जो है alkenes का वो homologous series बना रहा है, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, ये क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला शेयर कर रहे हैं, इसी के अंदर पुट कर रहे हैं हम n को 1 2 3, और डिफर बाय कितने होते हैं, CH2 ग्रुप से डिफर हो रहा होता है, और इनकी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स भी जाननी है कि होमोलोगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके बारे में जाना, तो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो जरूर एक बार विजिट करनी चाहिए, जिन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन 7th क्या कह रहा है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक्सप्लेन कर रखा था कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बन रखी है, पूरी की पूरी एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर सिर्फ हमने बात ही इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की कर रखी है। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर डाल दिया है, आपको डिटेल में पढ़ना तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। बट फॉर दिस वन मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दूंगी कि सबसे पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंशिएट करना तो हम कैसे करते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, क्या उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। केमिकल का मतलब होता है वो दूसरी चीजों के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन देम। यहां हम लिख देते हैं इथेनॉल और यहां लिख देते हैं हम इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, तो अगर मैं सिंपल डिफरेंशिएट करती हूँ तो इसका पहले तो मैं लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ इसका फॉर्मूला। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथ मतलब कि C2H5 एंड OH, तो OH हो गया एल्कोहलिक ग्रुप, ऑल लग गया। इथेनॉइक के लिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, ये होता है टू कार्बन वाला और ओइक एसिड यानी कि CH3 और लास्ट में ग्रुप लगा होता है COOH, ठीक है। COOH इंडिकेट्स कि इथेनोइक एसिड है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो हो गया इसका फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट होता है कि ये क्या होती है, एक तरीके से सिंपली अल्कोहल है, ठीक है। तो सिंपली अल्कोहल हम लिखेंगे इसका। तो प्योर इथेनोइक एसिड इज नॉन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जम जाता है। ग्लेशियल मतलब कि जम जाना, ठीक है। तो यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता होगा वो कम होता होगा तभी जल्दी जम जाता है। जो इथेनॉल होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कई कंट्रीज में इथेनॉल जो होता है वो एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से लिख सकते हैं, इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और यहाँ लिख सकते हैं इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होता है, यू कैन राइट इट बाय योर ऑन। अच्छा, अब फ्रीजिंग पॉइंट तो हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल का जो कलरलेस, एक तो ये कलरलेस होती है और ये भी कलरलेस होता है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट होती है। लेकिन और ये जो होता है ये क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है। अब जैसे ये बर्निंग इन टेस्ट होता है अल्कोहल, इट इज अ बर्निंग इन टेस्ट, लेकिन ये क्या है, एसिड है। एसिड क्या होना चाहिए, खट्टा, सोर, तो इट इज सोर इन टेस्ट। तो हम एक साथ ही बना लेते हैं, कलरलेस लिक्विड विद बर्निंग टेस्ट। और यहां हम क्या लिखेंगे, कलरलेस लिक्विड विद सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है इसका, ठीक है, ओके। अब ये तो हमने बात कर ली सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं हम। तो अब अगर मैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो फिफ्थ पॉइंट डालते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करता है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जब इसके साथ रिएक्शन हो रही होती है सोडियम कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की, ये इलेबोरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सेम चीज़ जो मैं अब आपको बोल रही हूँ ये हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी थी, और वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि इन दोनों के बीच में हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कैसे करेंगे। तो टेस्ट के अंदर भी यही क्वेश्चन था। अगर आपको बोला जाए कि इनके बीच में हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी यही पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है कि नो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, या फिर हम यहाँ पे मेटल ले रहे हैं सोडियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और ये क्या करता है, लिबरेट क्या निकालता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है विद NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो रिएक्शन भी एक बार लिख देते हैं, जैसे कि इथेनॉल हो गया C2H5OH प्लस NaHCO3 gives no reaction. Here CH3COOH plus NaHCO3 gives, ये Na क्या हो जाता है, इसको H को खत्म करके यहाँ आ जाता है, क्या बनता है CH3COO Na प्लस वाटर, और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये टेस्ट के लिए भी यूज में आता है,
पॉइंट और ये एक केमिकल प्रॉपर्टी में भी काम में आता है। तो वैसे ये इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर आपको एक आधा पॉइंट और लिखना हो तो आप एक आधा पॉइंट और लिख सकते हो कि अगर हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, कि जब हम इथेनॉल के अंदर अगर हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। जो मैंने अभी आप लोगों को वीडियो का लिंक दिया था, बोला था मैंने आपको आई बटन पे है, उसके अंदर ये स्पेशली ये वहाँ पर मैंने आपको ये कन्वर्जन करके दिखाया हुआ है। तो अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और इसको आप 6 पॉइंट भी यहाँ पर डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू। और यहाँ पे क्या डाल सकते हो, यहाँ पे हम डाल सकते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को जब हम आपस में रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बनता है, वो बनते हैं एस्टर, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ से भी एक अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड रिएक्ट टुगेदर। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, और अगर आपको इसका 6 पॉइंट भी डालना हो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो आप वहाँ पर भी वो पॉइंट डाल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कवर करवाए हुए हैं। अगर आपसे वो आई बटन मिस हो चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वहाँ पे एक वीडियो है जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, वहाँ पे मैंने ये कवर करवा रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 7th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th आता है, व्हाई डज द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ सोप इज एडेड टू वाटर, विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हम सोप को वाटर के अंदर डालते तो एक मिसल बन जाती है, ठीक है, तो क्यों बनती है और क्या ये मिसल बनेगी कि जब हम उसको इथेनॉल के अंदर डालें। तो सबसे पहले याद करिए सोप क्या होता था। तो सोप का मैंने एक तरीके से आपको जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, लॉन्ग चेन C17H35 एंड फिर था आपका COONA, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला जो पार्ट होता है इसको हमने कैसे बताया था कि ये 17 होते तो ये एक तरीके से जिगजैग से लॉन्ग टेल बनाते हैं और लास्ट में ये आ जाता है यहाँ पर COO, ठीक है, COO, और ये होता है नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका तो पार्ट खत्म हो गया वाटर के अंदर डिसॉल्व होने का। अब ये एक हेड हो गया और ये हो गई टेल, ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर के अंदर निकल के आता है। जैसे हम इस चीज को वाटर के अंदर डालते हैं तो ये सोप को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज का मतलब क्या, आयंस में कन्वर्ट कर देता है। कि एक नेगेटिव बना दिया पार्ट और यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पर C17H35, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जहाँ चार्ज होता है उसको हमने बोल दिया पोलर पार्ट या फिर आयनिक पार्ट, और ये क्या हो गया आपका नॉन पोलर पार्ट या फिर नॉन आयनिक पार्ट, ठीक है, ये टेल हो गई, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है जब वाटर के अंदर उसको सोप को हम डालते हैं तो जो सोप होता है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है आपका हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि वाटर से हेट करता है, और ये हाइड्रोफिलिक का पार्ट क्या होता है, वाटर से लव, तो यानी कि वाटर लविंग, ये हो गया वाटर हेटिंग पार्ट, ठीक है। अगर ये वाटर हेटिंग पार्ट होता है तो क्या करता है, जैसे ही वो वाटर के अंदर जाता है वो क्या बना लेता है इस तरीके से, मान लो यहाँ पे डर्ट है और ये वाला पार्ट वाटर हेटिंग है। अगर ये वाला पार्ट वाटर हेटिंग है तो किसके साथ चिपकेगा जाके, ऑयल के साथ चिपकेगा जाके। और आपको पता है जो ऑयल होता है वो भी वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर मिक्स तो नहीं होता। तो वो क्या करता है, ये वाला पार्ट जो वाटर हीटिंग होता है यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो इसके साथ चिपक जाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे रह जाता है इस तरीके से। तो जो वाटर लविंग है वो वाटर के पास है और जो वाटर हीटिंग है वो ऑयल के पास है, ठीक है। जिस वजह से क्या बन जाती है, एक तरीके से मिसल बन जाती है। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं।
ठीक है, तो कि ये क्या हो गया, एक तरीके से डर्ट पार्टिकल जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। जो सॉप है वो भी क्या हो गया, वाटर के अंदर आयोनाइज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से हेड टेल बन गए और वो चिपक गए और क्या बना दी, मिसल बना दी। ठीक है, अब ये चीज़ जो होती है ना, ये इथेनॉल में पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सॉप इथेनॉल में जाता है, जो इथेनॉल होता है वो अच्छा खासा सॉल्वेंट होता है और वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, एंड सॉप इज़ वन ऑफ दैम। सॉप जैसे ही इथेनॉल के अंदर जाता है वो डिजोल्व हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग आयोनाइज। तो वो आयोनाइज नहीं होता, वो उसके अंदर घुल जाता है। जैसे ही घुल जाएगा तो वो कहाँ से मिसल बनाएगा, राइट? तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे कि सॉप मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाता है। जो इसका एनाइन होता है, ये वाला पार्ट, आयनाइज का मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो गया वाटर के अंदर। ये जो नेगेटिव पार्ट है, इनके एनाइन वाला पार्ट है, ये क्या हो जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। यानी कि एक होता है आपका दिस इज हाइड्रोफिलिक और दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो वन इज हाइड्रोफिलिक एंड अनदर इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो ऑयली डर्टी ग्रीसी सब्सटेंस होता है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, हमें पता है। तो जो सॉप होता है वो हेल्प करता है उनको मिक्सिंग करने के लिए बाय फॉर्मिंग मिसल। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर के, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट होता है उसकी तरफ चला जाता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर की तरफ चला जाता है। इस वे में वो जो सॉप होता है एक मिसल बना लेता है। लेकिन जो सॉप होता है वो अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होता है, घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिसल है वो बनी नहीं पाती इथेनॉल के अंदर, वो वाटर के अंदर ही सिर्फ बन पाती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम मोस्टली फ्यूल्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्यूल्स का मतलब क्या है, कि यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं और उससे एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोयला हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेट्रोल हो, राइट। तो ये क्या है, एक तरीके से फ्यूल्स हैं जिसको हम बर्न करते हैं और उससे हम अपना काम निकलवाते हैं, यानी कि हम उससे एनर्जी गेन करते हैं, हीट लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कार्बन के ही कंपाउंड्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कार्बन जब एयर में या ऑक्सीजन में बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। तो हमें क्या चाहिए होती है, हमें हीट ही तो चाहिए अपना काम निकलवाने के लिए। ठीक है, तो हीट मिलेगी तभी तो जो है क्या कहते हैं, कोयला जलेगा या फिर पेट्रोल जलेगा, तो भी तो हमारा आगे जो व्हीकल्स हैं वो जलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इतना लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कार्बन है जब वो एयर या ऑक्सीजन में बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, जैसे कि C+O2 गिव्स CO2 एंड लॉट ऑफ हीट। एग्जाम्पल क्या है कि अगर सिर्फ 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो ग्रेफाइट के फॉर्म में है, अगर उसको हम बर्न करते हैं सिर्फ 12 ग्राम, ठीक है, तो कितनी हीट निकालता है, वो 393 किलो जूल हीट निकालता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन जैसे कि कोल, कोक, चारकोल और उसके कंपाउंड्स, इसीलिए हम उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि वो कम अमाउंट में भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑल्सो जैसे कि हाइड्रोकार्बन C क्या है, 3 वाला क्या होता है, प्रोपेन, 4 वाला क्या है यहाँ पे, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज एल्केन्स है तो डबल करके +2 है ना, तो 3 है तो 3 का डबल 6 +2 8, 4 का डबल 8 +2 10। तो दिस इज प्रोपेन, ब्यूटेन, ये LPG में प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोल और जो केरोसिन होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, वही हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो गए, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, और इसीलिए ऑल दी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सॉप। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में जब सॉप्स एंड डिटर्जेंट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्कम क्या होती है, कैसे हार्ड वाटर में निकलती है, कैसे बनती है। तो यहाँ पर भी हमने छोटा सा इन ब्रीफ जरूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले यू शुड नो कि हार्ड वाटर क्या होता है।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस या फिर सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ऑल्सो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि खारा पानी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम सोप से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने कपड़े धोते हैं, खारा पानी लेते हैं और सोप से कपड़े धोने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, एक तरीके से एक इनसॉल्यूबल सा प्रोडक्ट या इनसॉल्यूबल सी प्रेसिपिटेट क्रिएट हो जाती है और वो वाटर के ऊपर एक वाइट लेयर सी बनी रहती है और इनसॉल्यूबल होती है, यानी कि पानी के अंदर घुलती नहीं है। और अगर उसके ऐसे पानी में अगर हम अपने कपड़े धोते हैं तो वो जो लेयर सी होती है वो हमारे कपड़ों में चिपक जाती है और हमारे कपड़ों का जो कलर है वो फेड कर देती है, ठीक है। अब वो जो वाइट सी प्रेसिपिटेट सी जो बनी है इनसॉल्यूबल, वो क्यों बनी है, क्योंकि जो सोप होता है, अब वो कैसे बना होता है, वो भी पोटेशियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से बना होता है। लॉन्ग लॉन्ग चेन होती है और इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम है। तो वो क्या करते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो एक तरीके से एक स्कम क्रिएट हो जाती है। इस पूरे को हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे, पहले तो मैं आपको रिएक्शन समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो ये रहा हार्ड वाटर का आयन, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स और जो पोटेशियम की है, जैसे कि सोप हो गए, तो सोप का हम क्या लिखते हैं, C17H35COO ठीक है। अब जब हमने इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या आ जाएगा, C17H35COO और यहाँ पर ये हट जाएगा और ये चीज़ यहाँ आ जाती है। और जैसे ही ये चीज़ यहाँ आएगी और इसकी वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे लग जाएगा होल ट्वाइस और ये निकल जाएगा 2Na पॉजिटिव निकल जाएगा। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाता है 2, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या बन गई है, नाउ दिस इज कॉल्ड स्कम, ये स्कम है, ठीक है। वो वाइट सी एक लेयर जो पानी के ऊपर आ जाती है जब एक खारे पानी में जब हम सोप को डालते हैं। सेम अगर हम मैग्नीशियम के साथ लिखते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिस इज हार्ड वाटर व्हेन रिएक्ट विद सोप इट फॉर्म्स स्कम, ठीक है। सेम मैग्नीशियम के साथ अगर हम लिखते हैं तो मैग्नीशियम के साथ भी सेम Mg2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं क्या लगा देती हूँ, R लगा देती हूँ। R का मतलब कोई भी लॉन्ग चेन हो सकती है हाइड्रोकार्बन्स की, तो RCOONA, ठीक है। अब ये अगेन Na को डिस्प्लेस करेगा, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा RCOOMg और ये हो जाएगा ट्वाइस प्लस Na निकल जाएगा। अब इन सबको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन ये क्या हो गया, हार्ड वाटर, ये सोप का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, ये अगेन क्या बन गई आपकी स्कम। इस तरीके से स्कम बनती है जब हार्ड वाटर और सोप मिल जाता है। अब इसी को ही हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो हम इसी चीज़ को हम अब वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो सोप्स होते हैं वो बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होती हैं हायर फैटी एसिड्स की, लॉन्ग चेन की, ठीक है। हार्डनेस इन वाटर क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज सॉल्ट भी होते हैं, ये सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The soap first react with calcium and magnesium ions to form insoluble precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acids. जैसे ही सोप जो है वो इन आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है। इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट यही हो गया, यानी कि जो घुलता नहीं है वाटर के अंदर, ठीक है। और ये जो नहीं घुल रहा है वाटर के अंदर, ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, तैरता है एक ऑफ वाइट लेयर सी क्रिएट करके, और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्कम कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो अब क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व बाय टेस्टिंग सोप विद लिटमस पेपर। तो जैसे ही आप लिटमस पेपर को लेकर जाते हो सोप के पास तो आप कैसे टेस्ट करोगे, सिंपल सी बात है, चाहे आप कौन सा जो मर्जी लिटमस पेपर ले लो, ब्लू ले लो चाहे रेड ले लो, जो मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सोप का नेचर क्या होता है, ठीक है। सोप आपको पता है कि सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जो अभी मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको वाटर के अंदर डालती हूँ, मतलब नॉर्मल वाटर के अंदर, अभी हार्ड वाटर के अंदर नहीं, जैसे हमने लास्ट में स्कम बनाई थी, नो सिंपल वाटर लो, उसके अंदर अगर हम सोप को डालते हैं तो वो एक एल्केलाइन सॉल्यूशन देता है। What do you mean by alkaline? Alkaline का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन देता है। तो अगर वो एक नेचर में बेसिक सॉल्यूशन देता है, वो एक बेस है, तो वो क्या करेगा, तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू ही रहेगा,
ठीक है। तो अगर ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही सॉल्यूशन रहेगा, रेड डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट जो है वो जब वो वाटर के अंदर मिक्स होता है वो कौन सा सॉल्यूशन देता है, एल्केलाइन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब इसी को ही हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि एज सॉल्ट जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, एल्केलाइन होगा यानी कि बेसिक होगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, बट अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम डिप करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, इट विल रिमेन ब्लू। तो ये था आपका क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हाइड्रोजनेशन आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन एज नेम इंडिकेट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन का एडिशन करवा ही कहाँ सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी। हाइड्रोजन की कमी कहाँ होगी, सैचुरेटेड में होगी या अनसैचुरेटेड में होगी। सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यानी कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, सबके पास H इनफ क्वांटिटी में है। जहाँ अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ हाइड्रोजन की कमी है और वो कमी पूरी की गई है बाय पुटिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम उन्हीं बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करवा देते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं उनके बॉन्ड तोड़ देते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब अगर उसकी बात करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये आती है कि जब हम घरों में जो हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो वो एक घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजनेशन को डेफिनेशन लिखते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड वाले में या ट्रिपल बॉन्ड वाले में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो हमें मिलता है सिंगल बॉन्ड वाला यानी कि सैचुरेटेड, उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन क्या है कि हमें घी हम निकाल सकते हैं यूजिंग फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। कैसे, तो देखो जब कभी भी हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड और ये होता है अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड। ठीक है, जब हम इसके अंदर हाइड्रोजनेशन कराते हैं और ये अपने आप ही नहीं हाइड्रोजनेशन होती है, ये किसके प्रेजेंस में होती है, कोई ना कोई हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है सो दैट क्या हो सके, एक अच्छे से ट्रांजिशन हो सके। ठीक है, तो ये होता है निकल कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, यानी कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं की वजह से रिएक्शन हो पाती है। अगर मैं ये नहीं डालूंगी तो ये इसके साथ ऐसे ही पड़ा रहेगा, रिएक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको इसके साथ ऐड करवाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला वेजिटेबल घी। ठीक है, जो होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और ये क्या होता है, ये होता है सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। अगर मैं आपको नॉर्मल इसकी अगर हाइड्रोजनेशन करके दिखाती हूँ तो कुछ इस तरीके से होती है कि मान लो इथीन है, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो क्या होता है, एक बॉन्ड टूट जाती है और ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है और एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है, तो ये हो जाता है H3CCH3। तो एक बॉन्ड टूट जाती है और वहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। तो आपने देखा अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज अ कंप्लीट, इसे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ऑल्सो इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। ये हमने रिएक्शन हमने पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड लास्ट वन इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सभी वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे प्लेलिस्ट जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसी में ये चारों रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
तो अब क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था एडिशन रिएक्शन किस में हो सकती है, जिसमें ऐड करवाने की टेंडेंसी होगी, है ना, यानी कि जो सैचुरेटेड होते हैं उनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनके पास इनफ क्वांटिटी में हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है तभी वो अपनी बॉन्ड तोड़वाएंगे और तभी तो वहां से हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे अनसैचुरेटेड, यानी कि जिनके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो ढूंढेंगे और फिर उसके हम क्या करवाएंगे, एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ढूंढते हैं। अगर मैं इसको देखती हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, C2H6, यानी कि 2 का डबल करके +2 है, तो यानी कि CnH2n+2 वाला फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है, जो होता है एल्केन्स का, और एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड। तो यानी कि ये तो हमारी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ये तो नहीं करेगा। अगला चलो, C3H8, यानी कि H का यहाँ पर 3 का डबल करा, 6 + 2 8, ये भी यानी कि ये भी यही फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, सैचुरेटेड हुआ, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, C3H6, यानी कि ये ए वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, CnH2n डबल वाला, तो यानी कि ये किस में आता है, एल्कीन्स के अंदर आता है। एल्कीन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि ये जो होगा कंपाउंड ये हमारी शो करेगा एडिशन रिएक्शन। अभी इसकी करते हैं एडिशन रिएक्शन, आगे चलो। अब ये है C2H2, यानी कि ये क्या है, डबल करके -2 है, CnH2n -2, यही आ रहा है फॉर्मूला। अब ये किसका होता है, एल्काइंस का होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। और एल्काइंस भी क्या होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड है दैट मीन्स ये भी क्या करेगा, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब आते हैं आपके पास लास्ट वन, दिस इज मीथेन, जो सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला फॉलो कर रही है, CnH2n+2, यानी कि दिस इज ऑल्सो सैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो हमें मिले सिर्फ 2 कंपाउंड्स। फर्स्ट कंपाउंड इज C3H6, ये क्या है, प्रोपीन, ठीक है, 3 है ना और डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन। ये क्या है, C2H6, ये है आपका 2 है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये है आपका इथाइन, ठीक है। तो पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हम इसको एक बार ओपन करके लिख लेते हैं। 3 है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, ओके, यहाँ हमने लगा दी डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसीज पूरी कर देते हैं। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी हैं, 2 और चाहिए। इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, 1 चाहिए बस। इसकी 1 पूरी हो चुकी है, 3 चाहिए इसको, ठीक है। इसके अंदर हम एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोजन की, किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल की प्रेजेंस में होती है कैटलिस्ट, और हाई टेम्परेचर होता है, दैट इज 473 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जब हम हाई टेम्परेचर पे देंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और सब में क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। तो अब यहाँ से ये क्या बन गया आपका, प्रोपीन, प्रोपीन टू प्रोपेन बन गया, प्रोपीन टू प्रोपेन आ गया आपका, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इथाइन की, तो क्या होता है, इथाइन में सबसे पहले तो बना लेते हैं, C2 है और आइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। 3 वैलेंसी पूरी है, 1 चाहिए, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। अब इसकी हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और ये होगी अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो देखो पहले में ना, ये वैसे ये 2 रिएक्शन 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है। 2 पार्ट्स का मतलब क्या है कि पहले हम इसको कराएंगे, इथाइन टू इथीन बनेगा, यानी कि एक बॉन्ड टूट जाएगी और 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर अब उस डबल बॉन्ड को फिर से हम यही रिएक्शन कराएंगे, फिर वो डबल बॉन्ड टूट के फिर वो सिंगल बॉन्ड में आएगी, ठीक है। तो मैं एक ही रिएक्शन में एक बार करके दिखा रही हूँ और इसको मैं डाल देती हूँ। मैंने बहुत सारे हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है, यानी कि 4 हाइड्रोजन दे दिए, यानी कि अब यहाँ से 2 बॉन्ड टूट जाएंगी, ठीक है, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ, इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि 2 बॉन्ड टूटेंगे तो अब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 1 बॉन्ड रहेगी और ये 4 हाइड्रोजन इन्हीं के पास, 2 इसके पास चले जाएंगे, 2 इसके पास चले जाएंगे, तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 6। 2 ऑलरेडी थे, 4 चले गए, तो ये बन गया आपका इथेन,
ठीक है। तो अगर आपको इसको 2 स्टेप्स में करनी हो रिएक्शन, पहले इथाइन टू इथीन फिर इथीन टू इथेन बनाना हो, दैट इज ओके। अगर आपको 1 में ही करनी है तो 1 में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2H2 लिख दिया है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी एडिशन रिएक्शन करवा के दिखाई है और पहले हमने चेक करा कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो बटर और कुकिंग ऑयल को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तो आपको एक बताना चाहूँगी कि जो बटर होता है ना वो सैचुरेटेड होता है और कुकिंग ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करी थी ना, दिस वन, ठीक है। तो ये ऑयल जो हो गया वो हो गया आपका अनसैचुरेटेड और ये जो घी निकल के आया या बटर निकल के आया है दैट इज सैचुरेटेड वन। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ दिस इज सैचुरेटेड बटर और कुकिंग ऑयल जो है वो क्या है आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ से ही हमें आइडिया लग गया, क्या आइडिया लग गया कि अगर ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, यानी कि ये वाली रिएक्शन दिखाते होंगे, है ना, कि अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजनेशन ऐड करा देती हूँ, हाइड्रोजन ऐड करा देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो क्या बन जाएगा, बटर बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा ही टेस्ट करना हो तो ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं करने के लिए। पहला टेस्ट कि अगर मैं कुकिंग ऑयल की हाइड्रोजनेशन कराती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, बटर बन जाएगा, यानी कि इट विल शो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब बटर इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, अगर मैं इसके अंदर और हाइड्रोजन ऐड कराने की कोशिश करूंगी तो ये तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो यानी कि बटर क्या करेगा, इट विल नॉट शो एडिशन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एक तो यही टेस्ट मुझे मिल गया, ठीक है। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैंने आप लोगों को जब इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कॉन्सेप्ट बता रही थी, तब भी मैंने आपको 2-3 टेस्ट बताए थे। एक और टेस्ट था, क्या टेस्ट था कि जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट, एल्किलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम इसके अंदर डालते हैं, कुकिंग ऑयल में डालते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसका कलर होता है पिंक, इट इज इन द कलर ऑफ पिंक, इसका पिंक कलर होता है। तो अगर वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो इसका कलर जो होगा फेड अवे हो जाएगा। बट जो बटर है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और वो इसका कलर फेड नहीं करेगा। दूसरा टेस्ट ये हो गया, ठीक है। एक और टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर का, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो ब्राउन येलो कलर का होता है, ठीक है। अगेन अनसैचुरेटेड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसका कलर जो होगा वो फेड हो जाएगा। लेकिन बटर जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से बटर जो है वो इसका कलर यानी कि ब्राउन येलो कलर है वो डीकलराइज नहीं करेगा, उसका कलर फेड नहीं करेगा। तो इसे हमारे पास देखो 3 टेस्ट हमें पता चल गए एक तरीके से। तो पहला टेस्ट क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन का, कि ये अनसैचुरेटेड तो एडिशन रिएक्शन करेगा, ये सैचुरेटेड ये एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, इसमें ये भी लिख सकते हो और इसमें ये भी लिख सकते हो, तीनों ही टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखने वाली हूँ, तो आप वैसे भी आंसर लिख सकते हो। मैं ब्रोमीन वाटर से इसका आंसर लिखूंगी, बट पहले एक्सप्लेन जरूर करूंगी कि बटर क्या है और कुकिंग ऑयल क्या है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो बटर है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, वाइल कुकिंग ऑयल एक अनसैचुरेटेड है। दिस मीन्स दैट कुकिंग ऑयल के पास डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड में, यानी कि वो किसी भी जिस भी चीज़ से बना हुआ उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन बटर के पास कोई भी ऐसी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो डीकलराइज कर देते हैं ब्रोमीन वाटर को। इसका कलर क्या होता है, ब्राउन येलो कलर होता है। तो इसीलिए जो कुकिंग ऑयल है जो एक अनसैचुरेटेड है वो ब्राउन येलो कलर को डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर के, जबकि जो बटर है वो उसको डीकलराइज नहीं करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमने बताना था कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप।
तो क्लिनजिंग एक्शन जो था सॉप का मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके वो प्लेलिस्ट पूरी गो थ्रू कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो है जिसके अंदर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में मैंने बताया था और सोप किस तरीके से क्लिनजिंग एक्शन करता है वो भी बताया था। बट फॉर दिस वीडियो मैं आपको छोटा सा जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि जो सोप होता है वो क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड्स के, यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से C17H35COONA, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही ये वाटर के अंदर जाता है तो ये अपने आप को वाटर के अंदर जाता है तो ये अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। आयोनाइज का मतलब क्या है, वो अपने आप को इस तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, C35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें पता है ये एक कैटायन है और ये क्या है, एक एनायन है। ये कैटायन जो होता है वो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बाकी मेन जो बचता है वो ये बचता है। अब इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। C17H35 को हम एक पिक्चर दे देते हैं और वो पिक्चर क्या होती है, वो इस तरीके की पिक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 कार्बन और हर पॉइंट पे कार्बन पड़ा हुआ है और यहाँ पे आके क्या लगता है, ये होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से एनायन प्रेजेंट है और ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो है आपका एनायन या कैटायन कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हेड, दिस इज कॉल्ड हेड, और ये होता है टेल। ये चार्ज वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोलर पार्ट या आयोनिक पार्ट, और ये बिना चार्ज वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट और नॉन आयोनिक पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, वाटर लविंग होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, लविंग, वाटर लविंग पार्ट, ठीक है। और ये होता है वाटर हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि वाटर हीटिंग पार्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हम सोप को वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, और वाटर जो होता है वो क्या उसके अंदर मान लो पहले से गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है, और गंदा कपड़ा का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कोई भी डर्ट पार्टिकल है, मान लो ये डर्ट पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, डर्ट पार्टिकल है या ऑयल पार्टिकल है, हमें पता है कि ऑयल पार्टिकल जो होता है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है। तो मान लो ये चीज़ पड़ी है, अब ये वाला जो चीज़ है ये जब वाटर के अंदर मिक्स होगी, यानी कि सोप जब वाटर के अंदर मिक्स होता है तो कैसी अपनी ओरिएंटेशन क्रिएट कर लेता है, ये जो होता है वो होता है वाटर लविंग पार्ट, यानी कि अगर ये वाटर लविंग पार्ट है तो ऑयल ड्रॉप से बहुत दूर रहेगा, और ये अगर हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर हीटिंग पार्ट है, तो अगर यहाँ वाटर के पास नहीं जाएगा तो दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या बचा, सिर्फ ऑयल के पास जाने का, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है वो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो पोलर पार्ट होता है वो पोलर के साथ ही अटैच होता है और नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर के साथ ही अटैच होता है। तो जो पोलर पार्ट होता है, जो हमारा वाटर होता है, वाटर इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, ठीक है, ये वो पोलर सब्सटेंस होता है। क्यों होता है, कैसे सब्सटेंसेस पोलर बनाते हैं या नॉन पोलर होते हैं, वो आपको +1 की केमिस्ट्री में पता चलेगा, जब आप उसको सिमेट्री से उसको कट करते हैं, वो डिटेलिंग आपको +1 में पता चलेगी। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो भी एक पोलर कंपाउंड होता है, तो पोलर के साथ ही अटैच होगा, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है वो जाता है वाटर के पास, और ये टेल वाला पार्ट जो होता है वो वाटर से दूर जाता है, तो दूर जाने का ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ उसके पास ऑयल ड्रॉपलेट बची, वहां जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन ले लेते हैं अपनी, ये हो गया वाटर के पास जाने वाला, ये वाटर से दूर यानी कि ऑयल के पास, वाटर के पास, ये ऑयल के पास, इस तरीके से ये अपनी ओरिएंटेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर सबके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव की वजह से भी आयन आयन रिपल्शन रहती है, नेगेटिव तो आपस में नहीं आएगा, तो आयन रिपल्शन की वजह से भी ये एक इस तरीके की ओरिएंटेशन ले लेते हैं। अभी इस ओरिएंटेशन को पूरे को हम बोलते हैं मिसेल, दिस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन।
जब ये एक तरीके की ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाती है, इसे हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। उसके बाद हम कपड़े को बीट करते हैं, रब करते हैं, स्क्रब करते हैं सो दैट ये बॉन्ड्स टूट जाएं और ये जो वाटर, ये जो ऑयल है वो इसी के साथ, वाटर के साथ ही रिंस ऑफ हो जाए और जो हमारा क्लॉथ है वो साफ सुथरा बाहर आ जाए। सो दिस इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप। अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो वर्ड्स में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके दो डिफरेंट एंड होते हैं। हाइड्रोफिलिक जो वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग होता है, यानी कि फैट में सोल्यूबल होता है, वाटर में नहीं होता। ठीक है, जैसे ही सरफेस पे आता है हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होता है और अपने आप को कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं कि आयनिक एंड जो होता है वो वाटर में चला जाता है और उसकी जो टेल होती है वो वाटर से एक्सटेंड हो रही होती है। वाटर से एक्सटेंड का मतलब है कि वो ऑयल की तरफ जा रही होती है। ठीक है, इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर कुछ एक ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक यूनिक ओरिएंटेशन क्रिएट कर लेते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? ये एक गुच्छा सा बना लेते हैं, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कुछ गुच्छा सा बना लेते हैं जिसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो आयनिक बॉन्ड इस तरह अंदर से प्रेजेंट, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यानी कि सरफेस ऑफ क्लस्टर, यानी कि यहाँ पर क्या होती है? आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आयनिक पार्ट हो गया ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इसकी टेल प्रेजेंट हो गई। तो ये इस तरीके का कुछ ना कुछ अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं और ये जो फॉर्मेशन होती है क्लस्टर की, इसी को ही हम मिसल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिसल। जैसे हम इसको वॉश करते हैं, डर्ट पार्टिकल जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं और सरफेस के क्लोथ के सरफेस से हट जाते हैं जब हम उसको मैकेनिकली रब करते हैं, बीट करते हैं या वॉशिंग मशीन में उसको एजिटेट करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिसल सोप इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट इज बीइंग कलेक्टेड एट इन द सेंटर ऑफ द मिसल। यानी कि जैसे ही ये मिसल बनती है तो सोप जो होता है वो एबल होता है क्लीन करने की, क्योंकि जो ऑयल है वो ट्रैप हो चुका है मिसल के अंदर। और जो मिसल होती है वो एज अ क्लाउड ही रहती है सॉल्यूशन के अंदर, डज नॉट कम टुगेदर विद द प्रेसिपिटेट ड्यू टू आयन एंड रिपल्शन, हेंस द डर्ट सस्पेंडेड इज ऑल्सो इजली रिंस अवे। जैसे जो डर्ट होती है वो इजली रिंस इसी वजह से हो जाती है क्योंकि जैसे ये होता है ना, ये आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, ये एज इट इज ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये नेगेटिव आपस में क्या रहेगा? रिपेल करके रहेंगे, इकट्ठे तो नहीं हो जाएंगे। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तभी तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, बट ये इकट्ठे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से डर्ट पार्टिकल को जकड़े रखते हैं और जैसे ही हम पानी से उसको हटाते हैं तो वो ईजिली हट जाता है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट स्क्रीनशॉट एंड द नेक्स्ट वन। ठीक है, आई विल सजेस्ट इससे पहले, पूरे करने से पहले आप ये पूरा का पूरा चीज़ जरूर लिख लें। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोप, किस तरीके से वाटर में आयनाइज होता है, किस तरीके से टेल और हेड बनती है, किस तरीके से मिसल फॉर्मेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। उसके बाद आप ये चीज़ जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।